देखने वाले हैं सेल का ओवरव्यू। एक यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू हम देखेंगे। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बनती है ऑर्गन्स से, ऑर्गन्स का और डिवीजन किया तो टिश्यूज़ को और डिवाइड करेंगे तो सेल, और सेल को और डिवाइड करेंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो भी उसमें से डिवीजन करके जो भी मटेरियल बाहर आएगा, जैसे बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाएंगे। ये एज ए लिविंग एंटिटी पर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे सेल खुद समझो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये खुद डाइजेशन कर सकती है, एक्सक्रीशन कर सकती है, रेस्पिरेशन कर सकती है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है सेल एज ए लिविंग एंटिटी। इसीलिए सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल की डिस्कवरी जो की गई थी, तो रॉबर्ट हुक इन्होंने डेड सेल्स डिस्कवर किए थे और एंटन वैन लीeuwenhoek इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू देखते हैं। एक सेल में क्या होता है? बाहर से उसकी एक बाउंड्री होती है जो उसको सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करती है। उसके बाद में अंदर न्यूक्लियस होता है जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, और अंदर होता है ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बाकी ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन है पहले। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल की एक आउटर बाउंड्री है। इसके लिए जो मोस्ट रिसेंट और एक्सेप्टेड मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमें पता है क्या क्या है, तो एक लिपिड की बायलेयर है और बाहर से जो है फॉस्फेट की कवरिंग है, और बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये जो है, ये जो लिपिड की बायलेयर है ये हाइड्रोफोबिक होगी। ये टेल पोर्शन जो है लिपिड का, ये हाइड्रोफोबिक एरिया है, और ये जो है हेड पोर्शन ये हाइड्रोफिलिक एरिया है। ये डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में रहेगा बाहर से, अंदर से भी, और ये जो दोनों लिपिड की लेयर्स है ये अंदर की साइड से प्रेजेंट रहेंगे और ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और बीच बीच में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट है इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे बीच में। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में होने वाला स्ट्रक्चर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने डिस्कवर किया? तो सिंगर एंड निकोलसन। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस स्टडी करते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो आउटर बाउंड्री है, राइट, ये होता है न्यूक्लियर एनवलप। ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मिला के बनाते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर कुछ इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कुछ ओपनिंग्स है जो यहाँ से जो भी आरएनए मटेरियल या राइबोसोम्स जो है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, न्यूक्लियस के बाहर आ सकते हैं। इसीलिए ये पोर्स प्रेजेंट है। उसके बाद में जैसे हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये एरिया जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म का एरिया है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है। सेल का साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। दोनों मिलके होता है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे कुछ एटीपी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट है, जो कि क्रोमैटिन मटेरियल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल में क्या क्या होता है, इस पर भी एमसीक्यू आता है कभी कभी। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये चारों से मिलके क्रोमैटिन मटेरियल बनता है। और ये जो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मेन साइट है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की, या तो राइबोसोम सिंथेसिस की। इसके आगे क्या होगा? न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल है, ओके, समझो आरएनए है या राइबोसोम्स है, ये यहाँ से इन पोर्स में से बाहर आएंगे, और फिर न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस में से कुछ मटेरियल्स बाहर आएंगे, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स। ये सब बाहर आने के बाद सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि राइबोसोम्स आने के बाद इस पोर्शन पे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री जिसने बनाई हुई है ये स्ट्रक्चर, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पैन जो है न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है।
सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो टाइप्स है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमें अभी लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है सिस्टर्नी और वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। और रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इसमें हेल्पफुल है। प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स सिंथेसिस के लिए। सो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड प्रोटीन्स या जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा वो वेसिकल्स के फॉर्म में आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सो इस तरीके से कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगे और वो आगे जाएंगे किसके पास, गोल्गी बॉडीज़ के पास। सो ये होती है गोल्गी बॉडीज़। कैमिलो गोल्गी इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सो ये गोल्गी बॉडीज़ में आने के बाद गोल्गी बॉडीज़ के जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये भी सिस्टर्नी है। सो इसमें भी सिस्टर्नी प्रेजेंट है। इसमें इसके ऊपर मॉडिफिकेशन होगा, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आया है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन होने के बाद मैच्योर्ड वेसिकल्स यहाँ से रिलीज़ किए जाएंगे। सो ये जो मैच्योर्ड वेसिकल्स हैं इसमें कुछ मॉडिफाइड मटेरियल प्रेजेंट रहेगा जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। फिर ये जो वेसिकल्स है ये आगे जाने के बाद इनमें मॉडिफिकेशन होके ये कन्वर्ट हो जाते हैं लाइजोसोम्स में। सो ये ही बनाते हैं लाइजोसोम्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ और लाइजोसोम्स इन तीनों का मिला के एक सिस्टम होता है GERL सिस्टम। गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम सिस्टम, GERL सिस्टम। सो लाइजोसोम्स में कुछ टाइप्स है जैसे प्राइमरी लाइजोसोम, इसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। सो सेकेंडरी लाइजोसोम क्या है, तो प्राइमरी लाइजोसोम जब फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाता है, समझो इसमें फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और ये दोनों फ्यूज़ हो गए एक दूसरे के साथ। सो प्राइमरी लाइजोसोम प्लस फूड वैक्यूल ये दोनों मिलके बनाते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम, राइट। फिर सेकेंडरी लाइजोसोम में ही कुछ चीज़ें बच जाती हैं। जैसे सेकेंडरी लाइजोसोम में कुछ चीज़ें बच जाएगी जो डाइजेस्ट नहीं होगी। सो इस सेकेंडरी लाइजोसोम में कुछ चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुई है। सो ये कन्वर्ट हो जाता है रेजिडुअल बॉडीज़ में। तो ये बनाता है रेजिडुअल बॉडीज़। और कुछ लाइजोसोम्स ऐसे भी होते हैं जो खुद ही के सेल ऑर्गेनेल्स या वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, खुद ही के सेल ऑर्गेनेल्स को खाते हैं। सो इनको बोला जाता है ऑटोफैगोसोम्स। ओके, सो या तो ऑटोलाइजोसोम्स। सो ये ऑटोलाइजोसोम्स हैं। सो प्राइमरी लाइजोसोम ये फर्स्ट टाइप था, सेकेंडरी लाइजोसोम सेकेंड टाइप, रेजिडुअल बॉडीज थर्ड और ऑटोलाइजोसोम फोर्थ टाइप। ऐसे 4 टाइप है लाइजोसोम्स के। सो ये कुछ था GERL सिस्टम के बारे में। अभी देखते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके अंदर कुछ मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। सो ये हेल्पफुल होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है खुद का DNA प्रेजेंट होगा, राइट, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती है वो देखेंगे अभी हम लोग। सो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, जब कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा तो उसका पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस की एक्टिविटी होती है साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। सो ग्लाइकोलाइसिस के आगे के जो स्टेप्स है जैसे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। सो ये दोनों भी चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन दोनों के एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि ये जो दोनों क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो 2 एक्टिविटीज़ है इसके बाद में ATP जनरेट होते हैं। सो ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होते हैं। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। सो अभी तक हमने देखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म में होने वाले ऑर्गेनेल्स। तो उसमें सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम। इन तीनों की मिलके सिस्टम देखी, GERL सिस्टम। उसके बाद में वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडीज। सो वैक्यूल्स जो है ये प्लांट में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, बड़े साइज के होते हैं प्लांट्स में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो फूड स्टोरेज वगैरह के लिए हेल्पफुल है। एनिमल्स में ये मेनली एडिपोसाइट्स में देखे जाते हैं जो फैट स्टोरेज में हेल्पफुल होते हैं। तो माइक्रोबॉडीज जो है ये छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनेल्स सेल में प्रेजेंट रहेंगे। सो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। उसमें दो टाइप से पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइक्सिसोम्स। सो पेरोक्सिसोम जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। इसमें कैटेलेज एंजाइम होता है। ओके, उसके बाद में होता है ग्लाइक्सिसोम। ये मेनली प्लांट्स में प्रेजेंट है, ऑयल सीड्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइक्सिसोम्स, ऑयल सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया है, अभी बचा है प्लास्टिड 3 टाइप्स के हैं। एक तो ल्यूकोप्लास्ट, फिर आता है क्रोमोप्लास्ट और लास्ट टाइप है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट हमें पता है ये लीफ में होगा मेनली। ओके, मेसोफिल ऑफ लीफ। क्लोरोफिल पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल रहेगा। सो ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमा मीन्स कलर। सो ये वैरायटी ऑफ कलर देने के लिए प्लांट को हेल्पफुल है, कुछ कुछ पार्ट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स का पेरिकार्प या फ्लावर्स इनको कलर देते हैं। ओके, तो प्लांट को ये कलरफुल बनाते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट। ओके, ल्यूको मीन्स कलरलेस। सो ये कलरलेस प्लास्टिड्स है, ये कुछ फूड स्टोरेज में हेल्पफुल होते हैं। सो रूट के एरिया में और फूड स्टोरेज के एरियाज में ये प्रेजेंट रहेंगे। ये 3 टाइप्स है प्लास्टिड्स के। अभी आते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इसमें 2 टाइप्स है प्रोकैरियोट्स में होने वाले। सो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे ये 70S टाइप के होते हैं। उसमें एक लार्ज सब यूनिट रहेगा 50S टाइप और एक स्मॉल सब यूनिट रहेगा 30S टाइप। और यूकैरियोट्स में जो है राइबोसोम्स 80S टाइप के रहेंगे। सो इसमें लार्ज सब यूनिट रहेगा 60S टाइप और स्मॉल सब यूनिट रहेगा 40S। अभी ये जो S है ये सेडिमेंटेशन रेट रिप्रेजेंट करता है या तो स्वेटबर्ग यूनिट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में देखते हैं सेंट्रियोल्स। सो सेंट्रियोल्स जो है ये न्यूक्लियस के पास में होने वाले ऑर्गेनेल्स है, जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे। सो ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल है। सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स की तरफ जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे और क्रोमोसोम्स को होल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। अभी देखते हैं हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दोनों मिलके सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं। सो सेल का साइटोस्केलेटन सेल को सपोर्ट करता है। ओके, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट दिया जाता है। हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के टाइप्स। सो फर्स्ट टाइप है टीलोसेंट्रिक। सो यहाँ पे जो 2 क्रोमैटिड सिस्टर्स प्रेजेंट है, ये क्रोमैटिड सिस्टर्स जिस जगह से अटैच होते हैं उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के एरिया में कंस्ट्रिक्शन होता है जो होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सो ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर का एरिया जो है टीलोसेंट्रिक में एंड पोर्शन पे प्रेजेंट होगा। सो ये होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक में जो है ये सेंट्रोमियर का पोर्शन एंड के पास में होगा, राइट, एंड के पास। और उसके बाद में मेटासेंट्रिक कंडीशन है। मेटासेंट्रिक में ये डायरेक्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी दोनों आर्म्स की जो लेंथ है ये दोनों आर्म्स की लेंथ सिमिलर होगी। और सब मेटासेंट्रिक इसमें जो है ये सेंटर के पास में प्रेजेंट होता है पर एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होता। सो सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होगी, सेंटर के पास में होगी, राइट। सो ये 4 टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम में और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। सो काइनेटोकोर हेल्पफुल होता है स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट के लिए। सो काइनेटोकोर सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करने के लिए हेल्पफुल होता है।
सो ये कुछ था यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।